हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमने वादा किया था कि 27 मई के दिन हम आएंगे और सटीक आंसर सीट के साथ आएंगे और आपको बताएंगे कि आरयूएच सेंटेंस एग्जाम में जो आज पेपर हुआ है उसका एनालिसिस प्लस उसके आंसर आपके सामने रखेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे कि भाई हम कौन से किस जगह से है, सीधा पेपर लेकर आ गए हैं। बायोलॉजी में जो आपको सोल्व करवाने वाला हूँ, उसके बाद केमिस्ट्री फिजिक्स भी सोल्व रहेगी। कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा। एक एक पे बात करते हैं। आइए पहले बात करते हैं हम इसकी 67 नंबर, क्वेश्चन नंबर 67। इसमें लिख रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कोडोन मिथ्योनिन अमीनो अम्ल एसिड को कोडेट करता है या कोड करता है। भाई सीधा सीधा आंसर है। लास्ट के 2 दिन पहले भी जब क्लास थी उसके अंदर मैंने बोला था कि अगर मिथ्योनिन बनेगा तो किससे बनेगा, एजी से बनेगा। तो ये आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा डी हो जाएगा। कहीं जाना नहीं, भागना नहीं है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे हम, क्या ये जो पेपर सोल्व चल रहा है ये पेपर नंबर सीरीज कौन सा है, ये सीरीज कौन सी है, तो सीरीज है पेपर की बी। पेपर कोड क्या है भाई साहब, बी। देख लेना, कोई उलझे नहीं, बी है। नजर आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं मैं सभी को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसोमी का उदाहरण है। देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। है मक्खन जैसा सवाल है। देखो क्या है इसके अंदर लिख रखा है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। इन तीनों की बात करें, ए बी डी, इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में क्या पाया जाता है बेटा, ट्राइसोमी। और टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो मैं क्लास में के थक गया हूं। टर्नर, टर्नर से याद रखो, टर्न हो गया, सीधा जा रहा था, ग्रोथ हो रही थी लेकिन टर्न हो गया। टर्न हो गया मतलब कमी हो गई। टर्न का मतलब क्या होगी, कमी हो गई। तो यहां पर पूछ क्या रहा है, कौन सा मोनोसोमी का उदाहरण है। मोनोसोमी, तो मोनोसोमी का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, टर्नर सिंड्रोम। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते। देखो देखो, अगर मैं पढ़ाने लग गया एक एक टॉपिक को तो ऐसे तो रात की 12 बज जाएगी, 1 बज जाएगी, हम उस पर नहीं जाने का है ना। अभी जब जो समय है, आपका पेपर छूटा है, पेपर छूटते ही हम आपके बीच में वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं और अपलोड हो जाएगा चैनल पर, आप देखेंगे। जब तक अपलोड होगा तब तक आप देखेंगे, मिल जाएगा वीडियो। देखिए आगे की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 69। आते हैं इस पे, समझते हैं। 69 क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है भाई साहब, थोड़ा सा ऊपर हो गया है, इसको सही कर देते बेटा। उम्मीद करता हूं नजर आ रहा होगा आप सभी को। ओके बेटा, देखो बेटा हो जाता है। 2x स्पीड आप बढ़ाओगे ना तो वैसे आगे बढ़ जाएगा, तो चिंता मत करो, हो जाता है। कि कह रहे होंगे कि सर बार बार क्या ऊपर नीचे जूम कर रहे हो, देखो चलो आगे आओ, वक्त बर्बाद नहीं करता है। विकास के लिए भ्रूण संबंधी समर्थन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अल्फ्रेड वालेस, और वालेस, अर्नेस्ट हैक्कल, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डिवरीज। भाई साहब कुछ भी नहीं है, आग बंद करके बी आंसर कर देने का। सीधा सीधा एनसीईआरटी की इवोल्यूशन चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 6 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, वहां से सीधा सीधा उठकर आया, इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैक्कल। चलो आगे बढ़ो। डीएनए सीक्वेंस जो आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट प्रदान करता है उससे कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई साहब। बाइंडिंग साइट कहां से शुरू होगी, कहां से उठकर आया है, डीएनए से आरएनए बनना। याद आ रहा है, डीएनए से आरएनए बनने के लिए 3 स्टेप होती है। कौन कौन सी, तीन तीन संरचनात्मक स्थल होती है। देखिए पहले मैं बात करता हूं सीक्वेंस में, अगर इसमें मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 70 में, तो पहला तो क्या होता है हमारा वैसा प्रमोटर। ओके सर, आपने बताया था। दूसरा क्या होता है बेटा, संरचनात्मक जीन, यानी कि जहां पर आरएनए का निर्माण होगा। ओके सर, आपने बताया था। तीसरा क्या होता है इसके अंदर, तीसरा होता है हमारा सबसे आखिर में समापक या टर्मिनेटर, अगर याद आ रहा हो। अब पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी साइट प्रदान की जाती है, साइट कौन सी प्रदान कर रहा है भाई, यानी कि शुरुआत कहां से हो रही है, तो शुरुआत होती है, सीधा सीधा आंसर है हमारा प्रमोटर। आंसर हो जाएगा 70 का ए। कोई दिक्कत नहीं ना, हो गया। अभी 64 से शुरू, 67 से शुरू हुए थे, यहां तक पहुंच गए। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से जमे रहो हमारे साथ, भागना नहीं है कहीं, आराम से चलेंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 71, उम्मीद करता हूं आपको नजर आ रहा होगा, अब नजर आएगा। चलो देखो 71, कौन सी कोशिका एंड्रोजन स्त्राव के लिए जिम्मेदार है। अरे भाई साहब बताया, कितनी बार बताया, इसका आंसर क्या है, लेडिंग कोशिका। क्या आंसर है, लेडिंग। क्लास में मैंने बोला था लेडिंग कोशिकाओं से जो एंड्रोजन निकलता है, जो नर लैंगिक लक्षणों का, बिल्कुल नर लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। और इसका नाम हमने एक और बताया था एंड्रोजन का, जिसको मैं बोल रहा था बार बार, इसको हम पुंजन हार्मोन भी बोलते हैं। हिंदी में एक और नाम दे तो क्या बोले भाई साहब,
कुंजन हार्मोन, बताए दो क्लास में जो पढ़ा है ना वो आया है। बायोलॉजी इतनी टफ नहीं है। देखो हर बार जो बायोलॉजी आती है, चलो बाद में बात करेंगे रिव्यू, अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, हटो। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, ये साक्ष्य किसके प्रयोगों से आया है? 2 दिन पहले, मात्र 2 दिन पहले अपनी क्लास में, सार्थक की क्लास में जब बैच चल रहा था तभी मैंने बात करी थी इसके बारे में। हर एक एक्सपेरिमेंट समझाया और मैंने बोला था कि देखो इसमें से एक्सपेरिमेंट से एक क्वेश्चन बैठेगा, वो बैठा है। देखो क्या आया है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, ये साक्ष्य किसके प्रयोगों द्वारा हुआ है? देखो मेंडल ने तो वंशागति के बारे में बताया, वाटसन और क्रिक ने डीएनए प्रतिकृति रेप्लिकेशन के बारे में बताया। यही बात करें मेसेल्सन और स्टालन की, तो स्टाल भैया ने क्या बताया? अर्ध संरक्षी विधि, सेमी कंजर्वेशन विधि को बताया। तो आंसर बचा क्या? अर्सेओचेस, बैक्टीरियोफेज का यूज किया था। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का क्या होता है? वायरस होता है। मैंने बात करी थी आपसे, अगर पढ़ा हो, देखो नोट से बाहर नहीं आया क्वेश्चन, नोट से बाहर नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर भी नहीं है। कोई ये दावा कर दे एनसीईआरटी से बाहर है, उससे भी बाहर नहीं है। क्वेश्चन पेपर इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं। 73 वाला क्वेश्चन सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठकर आया। अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, देखी है, तो देखना, मानव जीनोम परियोजना के अनुसार मानव डीएनए में लगभग कितने जीन मौजूद है? तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 20,000 से 25,000, ऑप्शन नंबर बी। सीधा सीधा आंसर क्या रहा है इसका? ऑप्शन बी। तो भैया अगर बहुत तमीज तहजीब से अगर आप 2-3 महीने 12वीं के बाद आपको जो टाइम मिला है उसको आपने अगर ढंग से यूटिलाइज किया ना, तो आंसर सादा आपके सामने है। नोट्स किताब उससे बाहर नहीं। आगे बढ़ो, 74 पे आता है। देखिए भाई 74 क्या कहता है, ऊपर कर लेते हैं भाई साहब इसको। ओहो 74 वाला देखो फटाफट से, 74 क्या कह रहा है? अरे भाई साहब, निम्न में से कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार है? कितनी बार बोला हिंदी मीडियम वाले बैच को मैंने बोला था, जब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले बैच हमारे बीच में थे, तो मैंने हिंदी मीडियम वालों को बोला था कि देखो बेटा, अगर आप हिंदी मीडियम से दे रहे हो तो इसकी उम्मीद आप बिल्कुल मत रखना कि क्वेश्चन प्योर हिंदी में आ जाएगा। अब ओव्यूलेशन को ही भाई साहब अंडोत्सर्ग भी लिख सकते थे, नहीं लिखा। क्या लिखा? ओव्यूलेशन लिखा। ये उलझाने वाला काम है, कोई उलझना है नहीं, पढ़ा है तो सब आता है हमारे को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो पहला लिख रखा FSH, दूसरा लिख रखा LH और प्रोलेक्टिन ऑक्सीटोसिन। तो आंसर सीधा सीधा इसका हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हमने बात करी थी कि क्या करता है? ग्राफिन पुट्टिका को तोड़ता है, तोड़ने के बाद क्या निकलता है? अंडाणु नहीं, द्वितीयक अंडक बाहर निकलता है। तो याद रखेंगे इस चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन अगले पेज पे जाते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था हमारा? सर वापस दिखाए, क्वेश्चन नंबर हो गया था हमारा 74 तक हो गया था। 75 पे आ जाता है फटाफट से। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं सीधे HIV से प्रभावित होती है? अरे भाई साहब कितनी बार बोला आपको, कितनी बार। खैर मैं सभी प्रश्न के लिए बोलूं कितनी बार बोला तो वो भी गलत हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर क्या सर बार बार एक ही चीज बोल रहे। चलो देखो, आपको मैंने बोला था लिम्फोसाइट कितने प्रकार की? 2 प्रकार के। कौन कौन सी? ज्यादा नहीं जा रहा हूं, 1 मिनट का टाइम लो, 1 मिनट में आंसर आपके सामने है। कौन कौन सी सर? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ओके सर बताया। हमारा बी लिम्फोसाइट कितने प्रकार की? प्लाज्मा बी सेल। ओके सर। मेमोरी बी सेल। ओके सर, ये भी बताया। ये कितने प्रकार के भाई साहब? 4 प्रकार के। टी हेल्पर, टी सप्रेसर, टी किलर एंड टी मेमोरी। ये सब मैंने बताया। और मैंने बोला था आपको, क्या बोला था कि यहाँ पर जो टी हेल्पर होती है वो प्लाज्मा बी सेल को हेल्प करेगी। क्या करेगी भाई साहब? हेल्प करेगी। अगर ये हेल्प करेगी तो क्या बनेगा? एंटीबॉडी बनेगा। क्या बनेगा? एंटीबॉडी। और जैसे ही हमारे शरीर के अंदर क्या प्रवेश हो जाए? HIV प्रवेश हो जाएगा। HIV वायरस जब प्रवेश होगा तो वो सीधे सीधे किसको अटैक करेगा? वो सीधा सीधा अटैक करेगा। देखो रंग की हमारे पास सुविधा है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जब वो TH को इसको क्या करता है भाई साहब? अटैक, संक्रमित करता है, तब क्या होता है? ये हेल्प नहीं कर पाएगा, इसको हेल्प नहीं कर पाएगा, तो एंटीबॉडी भी यहाँ पर नहीं बन पाएगी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? सीधा सीधा आंसर हो जाएगा टी हेल्पर, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखो क्वेश्चन नंबर 76, भागने का नहीं समझने का पूरा यहाँ पे। देखो आप जब तक वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कोई बस में सफर कर रहा हो, कोई अपने घर जा रहा हो, या कोई अपने घर पहुंच चुका हो, तो कुछ नहीं, 1 घंटे के अंदर वीडियो खत्म हो जाएगा और आपको पता पड़ जाएगा किसका क्या आंसर है। तो घबराने का नहीं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। शहद की मक्खी में लिंग निर्धारण के दौरान अनिश्चित अंडे को क्या बनता है? मतलब कुल मिलाकर जो अनिश्चित अंडा है उससे क्या बनेगा? तो इसका आंसर देखो, पहले मैं बात कर लेता हूं निषेचित अंडे की। तो निषेचित अंडे से कौन बनेगा भाई साहब? हमारा नर।
और वही मैं बात कर लूं अनिषेचित अंडे की, तो अनिषेचित अंडे का सीधा सीधा आंसर हमारा हो जाएगा रानी और श्रमिक। कहीं जाना ही नहीं हमारे को, रानी और श्रमिक हमारे को चाहिए क्या, रानी चाहिए, श्रमिक चाहिए, नर चाहिए, आ गया ना सब। अभी बस अनिषेचित अंडे से बन रहा रानी और श्रमिक, और निषेचित अंडे से क्या बनता है हमारे नर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 76 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, देखो इसके अंदर आगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अनुलेखन प्रक्रिया की समाप्ति के लिए जिम्मेदार होता है। अभी मैंने बात करी स्टार्ट का से हो रहा प्रोमोटर से और बीच में जब आरएनए बन रहा है तो कौन बना रहा है, संरचनात्मक वाला साइट, और जब लास्ट में जाते हैं तो कौन सा आ जाता है, टर्मिनेटर। और टर्मिनेटर पर कौन सा कारक आता है, रो कारक है क्या, रो कारक, सिग्मा कारक तो भी आगे आएगा। ये लिख रखा है रो फैक्टर, अरे अरे अरे, ये देखिए साहब, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, रो कारक। तो सीधे सीधा आंसर इसका दिख रहा है हमारे को बी, रो कारक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, ट्यूबेक्टोमी क्या हो ट्यूबेक्टोमी। अब इसका भी क्या आंसर देना है क्या तुम्हारे को, लिख रखा है वैसे भी बच्चे ने लगा रखा है, फेलोपियन ट्यूब सही है आंसर। इसके बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए भाई, नसबंदी क्या होती है सब समझदार है ना। लेकिन अब बात होती है कि नर के अंदर हुई तो वेसेक्टोमी, मादा के अंदर हुई तो ट्यूबेक्टोमी। अब इससे ज्यादा तो क्या ही बोले, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारा 79। देखिए इसके अंदर क्या है, एक ऑटोसोमल गुणसूत्र की बात करी जाए, एक निम्नलिखित में से एक कौन सा ऑटोसोमल गुणसूत्र से जुड़ा अप्रभावी विकार है। ऑप्शन दे रखा है हमारे को, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, रंग अंधापन, इसको कलर ब्लाइंडनेस, अभी कलर ब्लाइंडनेस, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। देखो क्या है, कुछ भी नहीं है। ये जो तीनों ऑप्शन तुम्हारे को दिखाई दे रहे हैं ना, ये बेसिकली सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड बोल दो रिसेसिव, ये सब क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, तो आंसर बचेगा थैलीसीमिया, ऑटोसोमल वाला कर लेंगे हम भाई साहब। ठीक है, ये एक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड है, तो आप समझ गए होंगे, तो बचेगा आंसर थैलीसीमिया। चलो 80 पे देखो, दो जीन के बीच पूर्ण संयोजन आवृत्ति और दूरी किस प्रकार से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ब्रिलियंट, शाबाश है आप सभी को। और जिसको नहीं आया तो बड़ा सिंपल सा है, देखो क्या है इस क्वेश्चन का मतलब समझ लो, आंसर अपना आप आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर दो जीन के बीच में दूरी बढ़ेगी तो उसमें पूर्ण संयोजन या रिकॉम्बिनेंट की संभावना बढ़ेगी या घटेगी। अगर दो जीन के बीच में दूरी बढ़ी तो उसमें रिकॉम्बिनेशन की संभावना बढ़ेगी घटेगी। तो सीधा आंसर हो जाएगा कि अगर दूरी बढ़ती है, दो जीनों के बीच में अगर दूरी बढ़ती है तो मतलब पुनर्संयोजन उसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, अनुपाती हो जाएगा। इसका आंसर लिख रखा है क्या, पुनर्संयोजन आवृत्ति दो जीनों के बीच की दूरी के सीधे अनुपातिक होता है। पहला ही आंसर आ गया इसमें, आगे तो डिस्कस ही नहीं करना है, बस क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर आ जाएगा। ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना हमारे को, ठीक है ना बेटा। एनसीईआरटी की लाइन उठ कर आई है, मलाई की जैसे एनसीईआरटी की लाइन उठ कर आई है। कोई बोल दे ना कोई घुमा कर आया है, नीट बार ऐसा आया था तो आरएचएस भी इतना कठिन आया, नहीं आया है कठिन। आप ढंग से पढ़े हो तो सारा आंसर आपके सामने है। चलो आगे बढ़ो, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो 81। डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज किस दिशा में नए स्ट्रेन के पॉलीमराइजेशन को प्रेरित करता है। सर अटक गए सर, पॉलीमराइजेशन में अटक गए, इंसान हूं भाई। चलो देखो आगे, अब यहां पर है सीधी सी बात, जब डीएनए से डीएनए बनता है, क्या बनता है भैया, डीएनए से डीएनए, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन के अंदर देखो 5 चीजें काम आती है, मैंने बात करी थी आपसे, अलग अलग एंजाइम काम आता है, जिसमें से एक एंजाइम और काम आता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, बेसिकली जब नई रज्जु का निर्माण होता है, मान लीजिए डीएनए है और डीएनए के सामने नई रज्जु का निर्माण हो रहा है, तो नई रज्जु निर्माण करने के लिए या नई स्ट्रैंड निर्माण करने के लिए कौन काम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस दिशा में उसका निर्माण हो रहा है, मतलब दिशा कौन सी होगी, 3 डेज से 5 डेज, 5 डेज से 3 डेज, 3 डेज से 5 डेज, और 5 डेज से 3, मतलब जो भी आंसर इसमें है वो है सीधा सीधा 3 डेज से 5 डेज। हमेशा याद रखेंगे 81 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए, 3 डेज से 5 डेज का आंसर इसमें होगा। सीधा सीधा स्टेप अगर आपने पढ़ा हो, ये प्रोसेस पढ़ा हो एप्लीकेशन, तो सीधा सीधा इसका आंसर आता है। आगे देखिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 82। भाई साहब 67 पे शुरू हुए, 82 पे पहुंच गए बेटा, ठीक है ना, कह रहा हूँ फटाफट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो,
अगर इसमें देखा जाए क्या क्वेश्चन कह रहा है, देख लेते हैं। कौन सा नियम बताता है कि युग्मक निर्माण के दौरान एलील जोड़े अलग हो जाते हैं, इसलिए प्रत्येक युग्मक प्रत्येक जीन के लिए केवल एक एलील ले जाता है। सर ये बी और सी थोड़ा उलझा गया सर। तो पृथक्करण का नियम होगा कि स्वतंत्र अवयवन का नियम होगा? तुमने क्या किया भाई, अगर जिसने सी किया है शाबाशी है, जिसने नहीं किया तो थोड़ा सा समझ लो बेटा। देखो ऐसा है, सॉरी इसको थोड़ा सा हम सही करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी 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 आंसर बी हो जाएगा। बी, सी पे मत आना सर सी बता दिया, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बी। बेटा देखो समझ लो, अगर जिसका गलत हुआ है बी वाला तो इसका आंसर क्यों गलत हुआ, देखो समझ लो। देखिए हमारे शरीर के अंदर हम एक जीव है, ऑर्गेनिज्म है, और हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, माता और पिता से आए हुए लक्षण है, और माता और पिता से लक्षण आए हुए तो मतलब दो अलग अलग एलील है, ठीक है। और वही हमारे अंदर जब युग्मक निर्माण का प्रोसेस शुरू होगा तो युग्मक फॉर्मेशन या युग्मक निर्माण के दौरान क्या होगा, वो दोनों एलील जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? यहाँ पर क्वेश्चन भी क्या कह रहा है कि प्रत्येक जीन के लिए केवल एक एलील ले जाता है, यानी कि यहाँ पर जोड़े में थे पहले एलील, कैसे थे बेटा? जोड़े में, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो कब हो रहा है? युग्मक निर्माण के दौरान वो अलग अलग हो रहा है। तो वो किसके अंदर बताता है? पृथक्करण। पृथक्करण मतलब सेपरेशन, अलग हो गया साहब, ठीक बात है। सेग्रेशन या सेपरेशन आपका इंग्लिश मीडियम में लिख रखा होगा। लेकिन स्वतंत्र अवयवन में क्या होता है ना बेटा, स्वतंत्र अवयवन ये कहता है कि चलो अलग अलग तो है, लेकिन बाद में जाकर वो क्या हो जाता है, एक हो जाता है। लेकिन पृथक्करण में तो भैया अलग हो रहे हैं युग्मक निर्माण के दौरान। समझ में आ रही बात? तो स्वतंत्र अवयवन में क्या होता है बेटा, है तो अलग अलग, लेकिन बाद में जाकर वो क्या हो जाएंगे, एक। लेकिन पृथक्करण के अंदर बात की जाए तो पृथक्करण के अंदर क्या होता है कि एक ही जीव के अंदर दो एलील तो है, लेकिन बाद में युग्मक निर्माण के दौरान कैसे हो जाएंगे, अलग अलग। तो ये अंतर है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी। चलो 83 पे आ जाओ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं उसमें, और आप क्वेश्चन या आपको जो समझ में नहीं आ रहा पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हमारी टीम जो है आप हमारे पास मौजूद है वो आपको रिप्लाई जरूर करेगी। देखिए 83 पे, 83 क्या कहता है भैया? 83 कहता है भाई साहब, हिस्टोन प्रोटीन में प्रचुर मात्रा में होते हैं। भाई साहब क्या होता है हिस्टोन प्रोटीन में? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, एलानिन और आइसोल्यूसिन, प्रोलाइन और वेलिन, लाइसिन और आर्जिनिन। सॉरी हटाना भूल गया बेटा। तो बेटा इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? डी। लाइसिन और आर्जिनिन इसके अंदर मौजूद होता है। अगर आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है डीएनए, जिसके अंदर मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर डीएनए वाला, जो इसमें लाइसिन और आर्जिनिन वाला सीधा सीधा लाइन एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, आप देखेंगे मिल जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी। चलो आगे बढ़ो साहब, कहाँ पहुंच गए? 84 पे पहुंच गए। देखो फटाफट आगे पहुंच जाएंगे, 100 तक पहुंच जाएंगे। फिर आपके बीच में फटाफट से कौन आ जाएंगे? हमारे केजी सर, केमिस्ट्री को लेकर के। फिर फिजिक्स भी आपके बीच में रहेगी। चलिए देखिए 84 क्या कह रहा है साहब? परिपक्वता पर एक विशेष एंजियोस्पर्म भ्रूण। अरे भाई साहब ये तो भाई साहब ये मतलब बोर्ड में भी पूछ लिया तुम्हारे से, 12 बोर्ड में भी पूछ लिया है, पीवाईक्यू में भी आ गया है भाई साहब, इसके अंदर भी आ गया। अब इसको आप नहीं करो तो भैया सिलेक्शन नहीं होगा। सर हमारे को डीमोटिवेट करो बेटा, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, टाइम बर्बाद नहीं करना हमारे को, ठीक है ना? तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमें पता है एक परिपक्व या मैच्योर एंडोस्पर्म जो होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा? बात करी जाए तो 8 केंद्रक मिलेंगे, बीच में 2, ऊपर एंटीपोडल पे 2, इधर बीजांड द्वार माइक्रोपाइल की तरफ बात करें तो 3, ऊपर 3 नीचे 3 बीच में 2, और ये एक सेल बंडी 1 2 3। देखो सेल गिना देता हूँ भाई साहब, तुम्हारे को न्यूक्लियस तो समझ में आ गया, केंद्रक 3 ऊपर 3 नीचे बीच में 2, यानी कि 8 तो न्यूक्लियस हो गया साहब, 8 केंद्रक युक्त हो गया। ओके सर, वही सेल की बात करें तो देखो भाई साहब सेल देख लो फटाफट से। तो एक सेल तो ये रही, दूसरी सेल ये रही, तीसरी सेल ये रही, चौथी पांचवी छठी 6 सेल तो ये रही, और एक सेल ये रही। तो कितनी सेल होगी भाई साहब? 7 सेल। तो ऑप्शन नंबर सी 84 का सी सीधा सीधा आंसर है इसका। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं दिख रहा तो देख लेना कि सर आपने क्या समझाया, ये मैंने समझाया, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखते हैं आगे भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 85, केचुआ किसका उदाहरण है? इकोसिस्टम वाले चैप्टर से उठकर आया है। टॉपिक आपको अगर मालूम हो, टॉपिक का नाम है भाई साहब अपघटन, डीकम्पोजिशन वाला टॉपिक है। डीकम्पोजिशन अपघटन में मैंने आपको 5 स्टेप पढ़ाई थी, उस 5 स्टेप में एक भाई साहब का नाम आया था, वो था केचुआ, जिसके बारे में मैंने बोला था भैया ये किसान का मित्र है,
किसान का मित्र तो सभी जानते हैं, लेकिन ये किस में काम आता है भैया? अपृतभक्षी की तरह ये काम आता है, जिससे कि मिट्टी के अंदर उर्वर क्षमता बढ़ जाती है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 85 का सी। चलो आगे बढ़ो, 86 पे आ जाते हैं। हो, डोडो पक्षी एक उदाहरण है, सीधा सीधा उड़ कर आया भाई साहब। एग्जाम्पल्स हैं, कुछ भी नहीं है भैया, विलुप्त हो चुका एक्सटेंट स्पीसीज है। आगे बढ़ते हैं साहब, क्वेश्चन नंबर 88। 87 तक हो गया क्या? देख लेते हैं साहब। 87 हो गया साहब, 88 पे आ जाओ। डीएनए की संख्या को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? बोला था मैंने आपको, क्या? केरीमिनाटी यूट्यूबर? अरे सर भाई, केरी मुलिस, केरी से याद रखो, केरी मुलिस। किस केरी मुलिस ने किसकी खोज करी? केरी मुलिस ने पीसीआर की खोज करी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज करी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है, आगे बढ़ूं। जहां दिक्कत है वहां मैं खुद रुका हूं, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और जहां सीधा सीधा आंसर है वहां मैं आपको सीधा सीधा आंसर दे रहा हूं। एक ही कार्य के लिए विकसित होने वाली विभिन्न संरचनाएं, इस प्रकार के विकास को कहा जाता है। ओहो, ये क्या आ गया सवाल? कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा आंसर है, कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। क्या बोला भैया? उसका जो ओरिजिन है वो कैसा है भाई साहब? ओरिजिन अलग अलग, लेकिन कार्य क्या है? समान। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं चमगादड़ की, बेट की बात करता हूं, क्या है? मैमल्स, स्तनधारी। वही मैं पक्षी की बात करूं, क्या है भाई साहब? एविस। अरे भाई साहब, ये तो हो गया स्तनधारी। समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। ये क्या हो जाएगा? एविस। ठीक है, आप दोनों की उत्पत्ति अलग अलग है, लेकिन इनके जो पंख है उनके काम क्या है? पंख की बात करो तो काम क्या कर रहे हैं? उड़ने का काम कर रहे हैं ना। तो उत्पत्ति अलग अलग, काम क्या? एक समान। इस प्रकार का जो विकास होता है कन्वर्जेंट, यानी कि अभी सारी एवोल्यूशन, यानी अभी सारी विकास। उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा। 90 पर आ जाओ। हाँ 90 देखो साहब, 90 क्या कह रहा है? साइक्लोस्पोरिन ए निम्न के रूप में कार्य करता है। भाई क्या आंसर हो जाएगा? साइक्लोस्पोरिन ए। अगर आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 8 या 7 जो भी है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखना समझना, चैप्टर नंबर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर, जिसके अंदर अगर आपको मालूम है तो साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, अंग प्रत्यारोपण में आपको मालूम है, अंग प्रत्यारोपण वाला जो टॉपिक था, हमको मालूम है कि हमको अगर कोई लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, किडनी ट्रांसप्लांट करवानी है, तो हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर मौजूद जितना भी हमारा एंटीबॉडी सिस्टम है वो बाहर से आने वाली चीजों को मारेगा। अब भाई साहब, उस एंटीबॉडी प्रतिरक्षी को क्या पता कि बाहर जो हम ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, लीवर या किडनी का ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, वो तो हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन भाई साहब वो तो मारने का काम करता है। तो उसको रोकने के लिए, उन प्रतिरक्षी को रोकने के लिए, प्रतिरक्षी यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम है उसको रोकने के लिए, सप्रेस करने के लिए, सप्रेस का मतलब क्या हो गया? संदमित करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? साइक्लोस्पोरिन ए का। अगर इतना सा समझ में आ रहा है तो इंग्लिश आ गई इसके अंदर, इंग्लिश घुसोड़ दी इनने। देखो क्या, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, खत्म हो गया यहाँ पे आंसर। इम्यूनो हमारे शरीर के अंदर पाया जा रहा है ना, और सप्रेसिव यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो इम्यून पाया जा रहा है उसको रोक रहा है, सप्रेसिव कर रहा है। तो वो एजेंट कौन काम आ रहा है भैया? साइक्लोस्पोरिन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो साहब, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 91। कोशिश करते हैं 92 को भी साथ में समझा देते हैं। यहाँ पे एक एक को ऊपर ले रहे सर, परेशान हो रहे हम। चलो कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे 91 में लिख रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक एक्स सिटू संरक्षण विधि है भाई साहब? ये बात करी जाए ना, अभ्यारण्य हुआ, राष्ट्रीय उद्यान हुआ, या बायोस्फीयर रिजर्व हुआ, ये तीनों के तीनों किसमें आते हैं बेटा? इन सिटू के अंदर आते हैं। किसमें आएंगे? इन सिटू के अंदर। तो बच क्या गया? अबे इन सिटू पता पड़ा सर, आपने स्पेलिंग गलत लिख दी बेटा। तो बच क्या गया इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा प्राणी उद्यान, यानी कि जूलॉजिकल पार्क, ऑप्शन नंबर बी। 91 का बी। उम्मीद करता हूं आगे होगा। चलो आगे देखो, पहली ट्रांसजेनिक गाय रोजी गाय, इसमें कौन सा मानव प्रोटीन समृद्ध दूध उत्पादित किया? पता नहीं, क्लास के अंदर मैंने शुरू से लेकर आखिर तक 5 बार तो रिपीट करा होगा, जिसका नाम था मानो अल्फा लेक्टो एल्ब्यूमिन। मैंने बोला था कि जब रोजी गाय के अंदर हम ये डाल देते तो क्या होता है, उसके अंदर दूध के अंदर जो मिलने वाला प्रोटीन है वो प्रोटीन हमें और ज्यादा अच्छा मिलता है, प्लस जो रोजी गाय होती है वो
सामान्य गाय की तुलना में जो रोजी गाय दूध दे रही है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी है, और उस प्रोटीन के कारण उस दूध के अंदर जो हल्का पीलापन था वो और अधिक पीलापन दिखाई देने लगता है, जो लक्षण बताता है कि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 92 का मानो अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन। आगे बढ़े साहब, 93 की बात करें। आ जाओ साहब 93, निम्नलिखित में से कौन सी विकासशील पराग कणों को पोषण देती है? भाई साहब बोर्ड एग्जाम देकर आ रहे हो ना, आंसर कर दिया होगा आपने। पेपिटम, भैया 12वीं बोर्ड से भी चुरा के दीजिए क्वेश्चन। अब क्या बोले इनको, चलो आगे बढ़ो, देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94। माइक्रोस्पोरम प्रजाति से संबंधित कवक निम्नलिखित का कारण बनता है। सिंपल सा आंसर है इसका क्या? देखो माइक्रोस्पोरम कहां से है, कहां से है भैया? ये है हमारा फंजाई वर्ग से। कहां से बेटा? फंजाई क्लास, यानी कि कवक वर्ग से ही उठकर आया, कवच जगत, सॉरी। अभी आप बोलेंगे कि सर आपने वर्ग बोल दिया, भाई फंजाई जो हमारा किंगडम है या कवक हमारा जो जगत है वहां से उठकर आया है माइक्रोस्पोरम। और वही ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में जाओ, अगर आपको मालूम है तो मैंने बोला था कि एक रिंग वॉर्म होता है। रिंग वॉर्म में क्या होता है, हमारे हाथ के नाखून, बाल और स्किन क्या हो जाती है, इससे बिल्कुल संक्रमित हो जाती है माइक्रोस्पोरम से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिंग वॉर्म। और इसका एक और नाम दिया गया था टीनिया जनित रोग भी बोलते हैं, अगर याद आ रहा हो तो। उम्मीद करता हूँ आपका हो गया होगा। बीटी टॉक्सिन को इनकोड किया जाता है। भाई बीटी टॉक्सिन मतलब समझ में आता है हमारे का? बीटी का मतलब क्या होता है सर? बीटी का मतलब होता है बेसिलस थोरेंजिएसिस, जो कि एक प्रकार का क्या है वैसा बैक्टीरिया। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है? मान लो अगर ये बैक्टीरिया है तो इसके अंदर क्या पाया जा रहा है भाई साहब? इस तरीके से जीन पाए जा रहे हैं। उस जीन का नाम क्या है भाई साहब? क्राइजीन। अगर मालूम हो तो अच्छी बात है, नहीं मालूम हो तो मैंने बता दिया ना भाई, मैं हूं मौजूद। चलो आगे देखो 96, निम्नलिखित में से कौन सा कारक हार्डी वेनवर्क संतुलन को बिगाड़ता हो? सर बता दो सर, इसका आंसर क्या होगा? बता रहा हूं भाई, देखो ऐसा है, 4 ऑप्शन पढ़ने का, कोई परिवर्तन नहीं होगा। हार्डी वेनवर्क जो उसका नियम है, वो ये नियम कहता है, सिंपल सी बात तो ये है कि नियम ये इतना सा कहता है कि जब तक कि आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो समुदाय कैसा है, वो कम्युनिटी कैसी बिल्कुल स्थिर बनी हुई है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बिंग नहीं देखा जा सकता। ठीक है, लेकिन मान लो अचानक कोई म्यूटेशन हुआ, डिस्टर्बिंग हो जाएगा। बाहर से कोई नई प्रजाति आ गई और उसने अपना प्रभाव फैलाया तो डिस्टर्बिंग हो जाएगा। तो देखो ये हार्डी वेनवर्क कह रहा है कि भाई संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। संतुलन नहीं कब नहीं बिगड़ेगा? जब कोई उत्परिवर्तन नहीं होगा, सही बात है। कोई आनुवंशिक बहाव नहीं होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगा, सही बात है। यादृच्छिक संभोग अगर नहीं हो रहा, यादृच्छिक संभोग हो रहा है, तब भी कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि है तो एक ही कम्युनिटी की बात ना, बाहर से कोई दूसरा कम्युनिटी वाले थोड़ी आ रहे हैं ना। तो वही बात कर रहा हूं कि अब अगर बात आ गई इमिग्रेशन की, अप्रवासन की बात आ गई, यानी कि बाहर से ये जो कम्युनिटी, मान लो हमारी एक कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी के अंदर साउथ अफ्रीका से कोई आ गया और आकर उसने अपने जीन फैला दिया, उसका आनुवंशिक प्रभाव फैला दिया, तो क्या होगा? डिस्टर्ब होगा ना। डिस्टर्बिंग वाली चीज तो पैदा हो जाएगी ना। और हार्डी वेनबर्ग ऐसा कहता नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा बी, अप्रवासन या इमिग्रेशन। चलो आगे बढ़ो 97, अरे ऊपर का जा रहा, नीचे आ जा, ये आ गया साहब 97। ये कहता है साहब, छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित और कहीं और ना पाई जाने वाली प्रजातियों को इस नाम से जाना जाता है। अरे किस नाम से जाना जाता है? स्थानिकता प्रजातियां, कॉस्मोपॉलिटन प्रजातियां, आक्रामक प्रजातियां या बीटा प्रजातियां। सर समझ में नहीं आया भाई, क्या कह रहा? क्वेश्चन तो समझो क्या कह रहा है भाई। प्रजाति जो होनी चाहिए ना, एक क्षेत्र में होनी चाहिए, छोटे भौगोलिक क्षेत्र में होनी चाहिए, ओके सर। सीमित होनी चाहिए, ओके सर। कहीं और नहीं पाई जानी चाहिए, मतलब कहाँ होनी चाहिए? एक ही जगह पे टिकी रहो। अगर मैं इस स्टूडियो में पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसी जगह पे रहना चाहिए, मैं कहीं नहीं जाना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह सकता मैं स्थानबद्ध हो गया, एक ही जगह पे टिका हुआ हूँ। तो आंसर क्या है? स्थानिकता प्रजाति, यानी कि एक ही जगह टिके रहने वाला जो प्रजाति होती है वो स्थानिकता प्रजाति कहलाता है। अगर आपने लास्ट वाला चैप्टर पढ़ा हो, पॉपुलेशन जीव समष्टिया, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला, नहीं लास्ट वाला, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला, ठीक है ना, उस चैप्टर के अंदर जो एक्स सिटू वाला टॉपिक है उसके अंदर एनसीईआरटी से सीधी सीधी लाइन उठकर आई है। चलो आगे बढ़ो। समुद्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा पाया, आंसर ही बोल दिया सर, उल्टा पाया जाता है। मुंह पे रटाओ तो क्या करे। चलो आगे देखो
दो और बच्चे देख लो फटाफट से। कोकीन निम्नलिखित में से किस न्यूरोट्रांसमीटर के साथ हस्तक्षेप करता है? भाई साहब सीधी सीधी बात है, डोपामाइन। भाई क्या होता है, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर वाला हिस्सा होता है, या मैं बोलूँ जहाँ से सूचनाओं का एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिकाओं में क्या होता है भैया, स्थानांतरण होता है। उस वाले क्षेत्र में अगर गड़बड़ हो गई तो हमारे मस्तिष्क में गड़बड़ हो जाएगी, हमारे को अलग ही एहसास होगा, हम ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में पहुंच गए, जन्नत में पहुंच गए हो, ऐसा एहसास होगा। तो ये किस वजह से होता है? डोपामाइन से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। रक्त का थक्का हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एंजाइम है, देखो पेक्टिन और लाइपेज की बात करें तो ये बेटा अगर तुम्हें मालूम हो तो प्रोटीन या जब मैंने एक एग्जांपल दिया था क्लास के अंदर, अगर हम एक गिलास में जूस पी रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई साहब, उसके ऊपर लगने वाले जो जूस के अंदर जितने भी सब्सटेंस पाए जा रहे हैं तो उसको साफ करने के लिए कुछ एंजाइम काम आता है, पेक्टिन लाइपेज। लेकिन ये बात क्या कर रहा है, रक्त का थक्का हटाने के लिए, तो उसका सीधे सीधा आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेस। सर रेनेट क्या काम करता है? तो बेसिकली ये पनीर और चीज निर्माण में ये काम आता है, ये हम ध्यान रखेंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेस। देखो ऑल ओवर में बायोलॉजी की बात करूं, अगर 3-4 क्वेश्चन अगर आपको बहुत ही ज्यादा टफ लग रहा है तो बाकी के 30 क्वेश्चन में बात करूं, टोटल कितने क्वेश्चन थे, 34 क्वेश्चन। अगर 30 क्वेश्चन आपने सही किए हैं, 30 क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो आपने 34 ही किए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं आपने 34 किए होंगे, ठीक है। लेकिन आपने 30 भी किए तो आपने एक बहुत अच्छे से पढ़ाई करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है, और उम्मीद करता हूं आपके इतना अच्छे नंबर आएंगे। 30 देखो ऑल ओवर बायोलॉजी पेपर की बात करें तो इतना खतरनाक पेपर नहीं आया, ईजी आया है। हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले सालों में जो पेपर था ना उसकी तुलना में थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, थोड़ा सा बदला है, लेकिन तरीका वही है। अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो वाकई आप क्वेश्चन कर लिए होंगे, 34 में से 34 कर लिए होंगे। और अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है बेटा, हम है ना, हमारे से संपर्क में रहे, हम सारा तरीका बताएंगे कि जिंदगी में एक ही रास्ता नहीं है। कोई नहीं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम अगले हमारे सब्जेक्ट टीचर लेक्चरर केजी सर का स्वागत करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, देखिए निम्नलिखित में से कौन आसानी से SN2 प्रतिक्रिया से नहीं गुजरता है? प्यारे बच्चों, SN2 अभिक्रिया के अंदर सबसे पहले रिएक्शन कौन देता है? मेथिल क्लोराइड, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री देता है। तो अब आप लोग इसके अंदर देखो, एक ऑप्शन दे रखा है क्या बेटा, एलिल ब्रोमाइड। क्या है बेटा? एलिल ब्रोमाइड। और एलिल ब्रोमाइड के अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होता है, अनुनाद होता है। अनुनाद होने के साथ साथ में इसमें क्या बनता है, कार्बोधनाइन भी बनता है। क्या बनता है बेटा? कार्बोधनाइन। और कार्बोधनाइन बनने की वजह से ये SN2 अभिक्रिया नहीं देता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा इसके अंदर, एलिल ब्रोमाइड। सेकंड क्वेश्चन आता है अगला कि नेचुरल लॉग के और 1/T के बीच का जो ग्राफ का ढलान है वो किसके बराबर होता है? वो होता है बेटा -EA/R। किसके बराबर बेटा? -EA/R के बराबर होता है। प्यारे बच्चों ये कौन सी इक्वेशन है? सक्रियण ऊर्जा की। फॉर्मूला क्या कहता है? K बराबर AE⁻ EA/RT। इससे अपन इक्वेशन निकालते हैं और ढाल क्या आती है, -EA/R। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, एसिटामाइड के अंदर नाइट्रोजन परमाणु है, तो एसिटामाइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CH3, ये क्या हो गया C, डबल बॉन्ड O, ये N, H और ये H, इसके ऊपर क्या होगा, लोन पेयर। तो यहां पर आप लोग देखो नाइट्रोजन का संकरण क्या है, sp3 है। क्या है बेटा? sp3 है। तो आंसर देखिए sp3। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड जो है जो लिगेंड के रूप में कार्य नहीं कर सकता है? तो क्या है बेटा? BF3। क्या है बेटा? BF3। BF3 लिगेंड का कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विलियमसन संश्लेषण में एल्कोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो प्यारे बच्चों विलियमसन संश्लेषण के अंदर क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर बनता है। तो प्यारे बच्चों ये तो क्या हो गया आपके पास RX को क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड। और इसी की रिएक्शन आप लोग किसके साथ कराते हो? NaOR के साथ करवाते हो। तो RX को क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन कौन सा है इसमें? ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर क्या कह रहा है, जब फिनोल को जिंक डस्ट के साथ आश्रित किया जाता है, जब फिनोल को जिंक डस्ट के साथ आश्रित किया जाता है तो क्या बनता है?
प्यारे बच्चों फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है? फिनोल का फॉर्मूला ये रहा, ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या होगा? OH, अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? जिंक के साथ, तो क्या बन जाएगा? बेंजीन। क्या बनेगा बेटा? बेंजीन। और जेडोनो क्या हो जाएगा बेटा? बाहर। जेडोनो क्या हो गया? बाहर। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या है? ए। क्या ऑप्शन है बेटा? ए। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संकुल जो है ज्यामितीय समायों को प्रदर्शित करता है, जो प्रकाशिक रूप से क्या होना चाहिए? निष्क्रिय होना चाहिए। प्यारे बच्चों, इसके अंदर ऑप्शन के अंदर कुछ डाउट है, तो मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूं, आपके मार्किंग कर रहा हूं। तो मेरे हिसाब से यहां पर ऑप्शन क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था बेटा? 4। ठीक है, तो इसको आप लोग रोक दीजिए, बाद में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकता का सही क्रम है? तो प्यारे बच्चों, जलीय क्रम पूछा है जलीय माध्यम के अंदर। अगर गैसीय माध्यम पूछते तो 321 हो जाता, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। लेकिन यहां पर ऑप्शन क्या बोला बेटा? जलीय माध्यम पूछा है। तो जलीय माध्यम के अंदर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, इसके अंदर 213। क्या है बेटा? 213। 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। क्या बेटा? 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। पहले आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए, क्या आ रहा है बेटा? 3 डिग्री, फिर कौन आ रहा है? NH3, और फिर कौन आ रहा है? ये लो। तो अब आप एक चीज देखिए, 3 डिग्री, फिर कौन आ रहा है? अमोनिया, फिर कौन आ रहा है? मेथिलेमीन। यहां पर देखो, मेथिलेमीन, NH3 और ये एनिलीन। अमोनिया, CH3NH2, C6H5NH2, एनिलीन, मेथिलेमीन और NH3। क्या ये ऑप्शन है? क्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में के अंदर भी क्या है, आप लोगों के डाउट है, तो इसको भी अपन एक तरह से मान सकते हैं, मोनस के रूप में मान सकते हैं। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है कि वह विलयन जो सांद्रता की संपूर्ण सीमा पर राउल्ट के नियम की पालना करता है। प्यारे बच्चों, जो राउल्ट के नियम की पालना करता है आदर्श विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। तो ऑप्शन क्या हो गया बेटा यहाँ पे? आदर्श विलयन। क्या है बेटा? आदर्श विलयन। अगला क्वेश्चन आता है इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि चालकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्यारे बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या? लैम्डा m = कप्पा इंटू VmL। ये फॉर्मूला है किसका? मोलर चालकता का। ठीक है बच्चों, अब ये कह रहा है कि चालकता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो प्यारे बच्चों, ये क्या है? आयतन है। ये क्या है? मोलर चालकता। अगर आयतन बढ़ाओगे तो मोलर चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। आयतन को अगर बढ़ाओगे तो मोलर चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। तो आप लोग देखिए, मोलर चालकता तनुकरण के साथ क्या होती है? बढ़ती है। अगला क्वेश्चन आता है, एक प्रबल ऑक्सीकरण एजेंट A को KCl और सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर लाल रंग की गैस B निकलती है, जो केओस से गुजरने पर पीले रंग का उत्पाद C देती है। तो बताइए इसके अंदर A, B और C क्या है? तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर ऑप्शन क्या है? K2Cr2O7, Cr2OCl, CrO2Cl2 और क्या है? K2CrO4। ये ऑप्शन है सर। अगला क्वेश्चन आता है इसके अंदर, अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है? प्यारे बच्चों, 2 विटामिन है ना, कौन कौन से? बी और सी। बी और सी जल में घुलते हैं, लेकिन ए, डी, ई के किस में घुलते हैं? वसा में घुलते हैं। तो ऑप्शन में देखिए, कोई बी और सी है क्या? हाँ बच्चों, ये रहा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु एकाइरल है? एकाइरल का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन की संयोजकता क्या हो बेटा? समान हो। कार्बन की संयोजकता क्या हो? समान हो। तो इसमें आप लोग ये देखिए, प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3, ये C, ये H, और ये क्या हो गया? OH, और ये क्या हो गया? CH3। ये प्रोपेनॉल। इसमें देखो 2 संयोजकताएं क्या है? सेम है। तो ये क्या हो गया? एक्रेल हो गया। क्या हो गया बेटा? एक्रेल। तो इसके अंदर आंसर क्या है बेटा? प्रोपेनॉल है। क्या है? प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल। क्या है बेटा? 2 प्रोपेनॉल। अगला क्वेश्चन आता है कि यदि संतृप्त विलयन की विघटन की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो तापमान के वृद्धि के साथ घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा सर। क्या होगा बेटा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए।
तो ये तो ट्रांजिस्टर के लिए काम में लिया जाता है। KOH और ZNO मरकरी सेल में काम में लिए जाते हैं। लेकलांचे सेल के अंदर ये संकुल बनता है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि पारा सेल को कई बार डिस्चार्ज किया जा सकता है। नहीं सर, पारा क्यों है? पारा सेल, मरकरी सेल क्या है? एक प्राथमिक सेल है जिसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, जिसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, उत्प्रेरक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो प्यारे बच्चों, कौन सा है? यह स्वतः अपरिवर्तित प्रतिक्रियाओं को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। यह केवल और केवल स्वतः अभिक्रिया को, स्वतः अपरिवर्तित नहीं, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस को नहीं, स्पॉन्टेनियस को उत्प्रेरित करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस को नहीं करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एथेनॉल, प्यारे बच्चों ये गलत क्वेश्चन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे है एथेनेल, एथेनेल, ये भी गलत दे रखा है RUHS ने, ठीक है। तो यहां पर आप इंग्लिश में आप चेक कर सकते हैं, क्या दे रखा है? एथेनेल दे रखा है, ठीक बच्चों। तो यहां पर उत्पाद क्या बनेगा? यहां पर देखो क्या है, ये CH3, ये क्या हो गया? C डबल बॉन्ड H प्लस ये क्या हो गया? CH2H, और ये क्या हो गया? CHO। तो ये H कहां जाएगा? यहां पे, और ये बॉन्ड यहां चला जाएगा, तो क्या बन रहा है? CH3 CHOH, CH3 CHOH, CH2 CHO। ये ऑप्शन आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहल की अम्लता का क्रम। तो प्यारे बच्चों, अल्कोहल की अम्लता का क्रम क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री के अंदर CH3 होता है, और CH3 कौन सा प्रभाव दर्शाता है? प्लस I प्रभाव दर्शाता है, और प्लस I प्रभाव हमेशा क्षारकता के, बेसिसिटी के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। प्यारे बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती है। अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, कवथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्राशन दाब, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, इसमें देखिए ऑप्शन में क्या है? वाष्प दाब में वृद्धि, ये ऑप्शन में जो है वो अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला ये कह रहा है कि यदि फ्लोरीन G का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दे रखा है? 2.87 वोल्ट दे रखा, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये प्रबल ऑक्सीकारक है। फ्लोरीन क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है, सही है। दूसरा, ये कमजोर अपचायक है, उल्टा हो गया, ये कमजोर अपचायक है। तीसरा, ऑक्सीकृत रूप में हाइड्रोजन गैस की तुलना में अधिक स्थिर होता है। और एक ऑप्शन है, फ्लोरीन गैस की फ्लोराइड आयनों में अपचित होने की प्रवृत्ति जो है क्या होती है? उच्च होती है। तो ये ऑप्शन सही है सर। अगला, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अर्ध आयुकाल जो है कभी भी प्रारंभिक सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करती है। प्रथम कोटि की अर्ध आयुकाल कभी भी प्रारंभिक सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करती है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है। अगला, संक्रमण धातुएं निम्नलिखित कारणों से जटिल यौगिकों का निर्माण करती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है, क्योंकि इनके ऊपर आवेश क्या होता है? इनके ऊपर आवेश अधिक होता है। आवेश अधिक होगा तो इनका आकार क्या हो जाएगा बेटा? छोटा, और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगी। आवेश ज्यादा होगा, +8 तक आवेश होता है इनका। कितना? +8। ओस्मियम +8, मैग्नीज +7। अगला, अगला क्वेश्चन है, NiCN4 में केंद्रीय धातु आयन का संकरण है। तो ये आंसर क्या बेटा? DsP2। अगला है, फिनिक्लोस्टाइन अभिक्रिया का उपयोग करके प्रयोगशाला में कौन सा हेलोजन यौगिक तैयार किया जाता है? तो फिनिक्लोस्टाइन के अंदर क्या करेंगे? मिथाइल फ्लोराइड करेंगे। क्या बेटा? मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन आता है, सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? वो होता है बेटा एसिटिक अम्ल। क्या है बेटा? एसिटिक एसिड। क्या है बेटा? एसिटिक एसिड। अगला है, गैल्वेनिक सेल के संबंध में कौन सा कारक सही है? कौन सा कारक सही है? तो प्यारे बच्चों, एनोड पे ऑक्सीकरण होता है। मैंने
और कैथोड पे क्या होता है, अपचयन होता है। तो कैथोड पे क्या होगा बेटा, अपचयन होगा। कैथोड पे क्या होगा, अपचयन होगा। अब ये कह रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना दे रखा है, वेग स्थिरांक दे रखा है आप लोगों को क्या बेटा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स दे रखा है। ठीक है, तो ये किसका बेटा, द्वितीय कोटि का है, सेकंड ऑर्डर का है बेटा। किसका है, सेकंड ऑर्डर का। किसका है बेटा, सेकंड ऑर्डर का। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पेपर बहुत अच्छा आया है, बहुत प्यारा है केमिस्ट्री का पेपर। आप चाहो तो इसमें पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं, पूरे में से पूरे। ठीक है बच्चों, अगला कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा। तो साफ साफ दिख रहा है बेटा Fe+3 का। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d6 4s2 होता है। तो क्या बचेगा इसमें, 3d5 कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5, और 5 का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, हमेशा 5.9 होता है। कितना होता है, 5.9 होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आयन जलीय विलयन के अंदर रंगहीन दिखाई देता है। जलीय विलयन के अंदर क्या देता है, रंगहीन दिखाई देता है, रंगहीन दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो आंसर है वो क्या है, स्कैंडियम+3। क्या है बेटा, स्कैंडियम+3। अगला है बेटा, इसका नाम बताना है आप लोगों को। तो देखिए ये क्या है, एमीन, ये क्या है बेटा, एक्वा, ये क्या है, क्लोरो। तो सबसे पहले कौन आता है बेटा, एम या AQ, एम। तो टेट्रा एमीन ढूंढो, यहाँ पे टेट्रा एमीन कहाँ बेटा, ये टेट्रा एमीन। फिर क्या दे रखा बेटा, एक्वा, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट, क्लोरो कोबाल्ट, यहां तक सही है बेटा। फिर अभी देखो, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, इसमें क्या दे रखा, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसमें देखो, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो ऑक्सीकरण अवस्था देखो, Cl की -1 और ये Cl कितने, -2, उधर जाएंगे तो कितना आ जाएंगे, +3। कितना आ जाएंगे बेटा, +3। तो सबसे पहले देखो ऑप्शन आपके पास दो है +3 का, एक तो ये वाला है और एक ये वाला। तो ये नहीं है और ये नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, टेट्रा एमीन एक्वा, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसमें देखो टेट्रा एमीनी, टेट्रा एमीनी, एमीनी नहीं होता बेटा, एमीन होता है, टेट्रा एमीन होता है। तो आंसर क्या है बेटा, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, हुड्ज अभिक्रिया में शामिल है। तो प्यारे बच्चों, हुड्ज अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, एल्काइल हैलाइड, सोडियम और शुष्क ईथर। एल्काइल हैलाइड, सोडियम और शुष्क ईथर कहीं है बेटा, देखो एल्काइल हैलाइड, शुष्क ईथर में सोडियम, शुष्क ईथर में सोडियम। मोर साल्ट का लवण, मोर लवण जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या है बेटा, फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थित प्रदर्शित करता है। तो उसका नाम क्या है बेटा, मैग्नीज। क्या नाम है, मैग्नीज। और मैग्नीज का कितना है, +7 होता है। कितना होता है बेटा, +7 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। कितनी होती है, +7। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा पेपर है, इजी पेपर है, इसमें आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। ठीक बेटा, तो भाई फिजिक्स का पेपर ले रहा था, हमारे बीच में प्रमोद सर आने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश, मैं बोल सकता हूँ निजी कारण है, निजी कारणवश वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उन्होंने आप लोगों के लिए, स्पेशल आप लोगों के लिए, वो कहीं पे भी बिजी थे, कहाँ पर भी थे, उन्होंने आप लोगों के लिए ये पेपर सोल्व कर कर आपके बीच में दिया है, और उसकी पीपीटी हम आपके बीच में लेकर आ गए हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है और आंसर टिक करना है। तो उन्होंने दिया है, मैं आपको बता देता हूँ, 5 से 7 मिनट के अंदर ये 33 क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएंगे। अच्छा, मैं फिर से कह रहा हूँ, पेपर सीरीज कौन सा है, शुरुआत में आपको बता दिया था, पेपर सीरीज है आपका बी, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंग दे दी रही है, समान है, उनकी वेगों का अनुपात होगा भाई साहब 4:1। बी आंसर इसका सही था। इंग्लिश मीडियम वाले आप भी देख सकते हैं। चलो, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आंसर आपके पास आ जाएगा। चलो आगे देखें, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है। सीधा सीधा मैं क्वेश्चन ना पढ़ के आपको सीधा सीधा मैं आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने ही है, देखो, इसके अंदर ये फॉर्मूला आपको लगाना है, इज इक्वल टू NC/λ, और इससे आंसर आपका आ जाएगा डी।
डी आंसर आपके पास है, आपने उम्मीद करता हूँ देख लिया होगा। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में सीधा सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, 2% वृद्धि वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, देखते जाते हैं इसका आंसर कैसे क्या है आगे। सर ने आप लोगों के बीच में ये सारे आंसर दे दिए हैं और बिल्कुल करेक्ट सटीक आंसर आपके बीच में मौजूद है, आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको नजर आ रहा होगा। देखेंगे इसके अंदर आंसर, देखेंगे चौथे का। तो देखो इसके अंदर ये जो फॉर्मूला आपके सामने लगा हुआ, अगर आप इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं, इन फॉर्मूलों को यूज करते हुए आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, डी, यानी कि चौथे का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है ना, डी वाला सही है। आगे हम देखें क्यूरी नियम के अनुसार ताप के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। आपके बीच में कुछ कंडीशंस लिख रखी है सर ने, इन कंडीशंस का इस्तेमाल करते हुए आप बी आंसर कर सकते हैं। ओके चलो आगे बढ़े। एक व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट है, चलो वगैरह वगैरह आगे पढ़ लेना आप। आंसर की बात करते हैं, इसका आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन डी, 3 फीट। ठीक है, आप देख सकते हैं लैंड फॉर फुल इमेज ऐसा कुछ सर ने लिख रखा है, आप समझ लीजिएगा, इसको आपके लिए ही लिख रखा है। वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ लेकिन आप पॉज करके आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं फटाफट से। सातवां और आठवां को साथ में देख लेते हैं, 7 और 8 क्वेश्चन। तो देखने का इसके अंदर सातवां ही बोलता है ध्रुवीकरण घटना निम्नलिखित में से कहा हो सकती है, सीधा सीधा आंसर केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, ऑप्शन नंबर बी। ओके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का जो आंसर दे रखा है डी, 4 ओम, याद रखेंगे 4 ओम लिख रखा है इसके अंदर, देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, 7-8 क्वेश्चन हमारे बीच में हो गए हैं, फटाफट से आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, 9th नंबर वाला क्या कहता है भैया, 9th वाला आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि इजी रहे। उम्मीद करता हूँ नजर आ रहा होगा आप सभी को। चलो देखे देखे यहाँ पर लिख रखा है पेपर सीरीज बी, तो ये क्लेम कर देवे ना कि सर बी नहीं है, बी नहीं है, तो बी लिख रखा है ना। चलो आगे देखो, 9th वाला जो क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन दे रखा है वो डी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तो वोल्ट, याद रखने का, देखने का। इसमें आई की बात करें इसके अंदर, यदि 25% रेडियोधर्मी सामग्री 5 वर्षों में विघटित हो जाती है तो 20 वर्षों में मूल सामग्री का कितना हिस्सा अपरिवर्तित रहेगा, तो 32%। 32% यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वही हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। 11 के साथ और भी क्वेश्चन इसके अंदर देख ही लेते हैं साथ के साथ। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको नजर आ रहा होगा, आगे देखिए। एक सुपर कंडक्टर पूर्ण रूप से प्रदर्शित करता है प्रतिचुंबकत्व, 11वें का आंसर क्या हो जाएगा, ए, प्रतिचुंबकत्व। 12वें का आंसर देखिए फटाफट से, किसने यह अवलोकन किया था कि परमाणु के भीतर बहुत अधिक खाली स्थान होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन हो जाएगा डी। फिजिक्स की बात चल रही है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखते जाएंगे अपन 13 वाला क्वेश्चन। ओहो हो, ऊपर बढ़ गया, ऊपर बढ़ गया, कोई बात नहीं, नीचे आ गया, नीचे आ गया। देखो 13 और 14 और 15 तीनों को साथ में देख लेता है। ठीक है, देखिए फटाफट से, इसमें लिख रखा है 13वां क्वेश्चन नंबर 13, सीधे सीधा आंसर क्या लिख रखा है, सी। सी का आंसर क्या दे रखा है बेटा, 5 mH। ठीक है ना, ध्यान रखने का, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 14 का देखो, ये आवृत्ति, एक तरंग की आवृत्ति ये दे रखी है, तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाता है, इसका सीधा क्वेश्चन है ये तो देखो मैं बायोलॉजी का फ्री में बता रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन है। हालांकि सर ने दिया, सर नहीं बताते इसका आंसर तो भी मैं बता देता क्योंकि ये सीधा उठकर आया है। चलो आगे बात करते हैं। पीएन जंक्शन में अवरोध विभव अधिकतम होता है रिवर्स बायस स्थिति में, थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो 16वां क्वेश्चन देखो फटाफट से देखने का। 16वें का आंसर क्या हो जाएगा सर, 16वें का आंसर आपको हो जाएगा सीधा सीधा 1.2 इंटू 10 की घात -10 फेराडे। क्या आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। 16वें का आंसर हो जाएगा सी। आगे देखो फटाफट से, बिना देर करे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 साथ में देख लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे पढ़ने में, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ नजर आ रहा होगा आपका। ओके सर, नजर आ रहा है। समान गति से गति करे विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, आंसर सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी। विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 18,
18 में लिख रखा है बेटा, यहाँ पर आंसर बी दे रखा है। अब याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी लिख रखा है सर ने, एसबी से बीआई में जाता है ठंडे सिरे पर। उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। 19 में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई है तो लिख रखा है डी बाई, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके सर, 17, 18, 19 आपको दिख गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या कह रहा है भाई साहब। 20, 21, 22 ये 3 क्वेश्चन देखने हैं हमारे को। अरे सर बड़ा हो गया, किससे बड़ा हो गया? देखो यहाँ पर देखो, चलो 20, 21 को देख लेते फटाफट से। क्या लिख रखा है बेटा? दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 16:9 है तो और वे हस्तक्षेप उत्पन्न करते हैं। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात होगा 49:1। बी आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया आपका बी। ओके, 21वें का आंसर क्या दे रखा है? देखो इस सर ने कुछ बातें लिख रखी है, आप पढ़ लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है बेटा? सी। ठीक है बेटा, क्या आंसर है उसका? सी। 21वें का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलो आगे बढ़ो फटाफट से देखो। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? 22। क्या है बेटा? 22। तो 22 में हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा बी। बी यानी का मतलब होता है आवर्ती। एन का मतलब क्या बेटा? आवृत्ति। उम्मीद करता हूं कर लिया होगा 22 तक। आगे बढ़ते बिना देर करें, चलो देखो फटाफट से। ये सर ने दे रखा है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 23। इसका आंसर देखो, बहुत से जने है ना ए और बी के अंदर उलझे होंगे। किस में उलझे होंगे बेटा? ए और बी के अंदर। तो देखो ए और बी में उलझना नहीं है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। हो सकता है आपको दिक्कत हो रही हो देखने में, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसका ना। देख कर बताओ ना तुम लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना बेटा? वीडियो देख रहे हो तो देख के बताओ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी सर आप तो सुन ही नहीं पाओगे हमारी बात, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले सही तो हो जाओ सर, फिर नजर आएगा। ओके ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो सर ने देखो एक यहाँ पर लिख रखा है कि ए और बी में बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन जो चुंबकीय फ्लक्स है वो वेबर के अकॉर्डिंग, मतलब उसका आंसर वेबर हो जाता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। आगे देखो 24 का आंसर 24, क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है? डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या दे रखा है बेटा? बी। सीधे सीधा बी दे रखा है, कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको नजर आ रहा होगा। ओके सर नजर आ रहा है, आगे बढ़ो। 26 के अंदर जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बेटा? बी, 0.09 ओम। ओके सर। 27वां देखो, 27 वाला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा डी, 36.6 मीटर। मैं देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं बायोलॉजी का हूँ, ये मैंने सोल्व करके नहीं दिया है। हमारे बीच में जो फिजिक्स लेक्चरर है वो अभी मौजूद नहीं है निजी कारणवश, लेकिन उन्होंने जहाँ पर भी वो मौजूद थे उन्होंने हमारे को ये सोल्व करके भिजाया है। उन्होंने कहा कि आप बच्चों को बताइए, वीडियो नहीं रुकना चाहिए, बच्चों के पास आंसर सीट पहुंच जानी चाहिए। तो आपके पास जल्दी ये आंसर सीट जब तक अपलोड होगा पहुंच ही जाएगा। चलो देखो 28 देखो आंसर फटाफट। 28 का आंसर क्या है? एक चालक वृत्ताकार लूप में, क्वेश्चन पढ़ लेना। 28 का जो आंसर हो जाएगा वो बी, सुनिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 29 वाला देखो फटाफट। ये 29 वाला देखते हैं साहब, 29 और 30 दोनों साथ में देख लो। 29 का आंसर जो हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, f/2। क्या हो जाएगा बेटा? f का मतलब यहाँ पे बेटा है आवृत्ति, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का ए यानी कि f/2। वही क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। लास्ट 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं फिजिक्स के। उम्मीद करते हैं तुम्हारे को जल्द आंसर मिल गए होंगे या मिल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? पहले का आंसर देखेंगे फटाफट से। 31 का आंसर देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 0.03 जूल। ओके कर लिया होगा आपने, समझ में आ गया होगा। वही 32 की बात करें तो बेटा इसका 32 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? देखो क्वेश्चन नंबर 32 सर ने लगाया नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बोला था, मुझे याद है, उसका आंसर हो जाएगा सी। 32 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी। आगे देखो 33 का जो आंसर इसमें दे रखा है, ये कंडीशन सर ने कहा है कि ये अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा?
ऑप्शन नंबर बी 0.5 टेस्ला। उम्मीद करता हूँ फिजिक्स आपके बीच में सोल्व होगी होगी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपके बीच में सोल्व हो चुकी है। अब कुछ भी नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसा पेपर हो गया है। जिसका अच्छा हुआ है बहुत बहुत बधाई, जिसके 80 प्लस आ रहे हैं बहुत ही बधाई। देखो जिनके 75 भी आ रहे हैं ना, चैन की नींद सो जाना, क्योंकि कट ऑफ इससे देखो 75 मेरा और हमारी टीम का ये अनुमान ये कहता है कि 75 तक कट ऑफ आपकी जानी चाहिए। 80 लास्ट टाइम थी लेकिन 75 तक नहीं, 70 लास्ट टाइम थी लेकिन 70 से 75 तक का जो ये कट ऑफ मार्जिन रहेगा वो रह सकता है। लेकिन फिर भी जिसका हो गया है अच्छा है, ठीक बात है, नहीं हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ज़िंदगी में कई सारे और रास्ते हैं, और रास्ते हैं तभी हम लोग आपके बीच में मौजूद हैं। तब ये पूरी बहुत दुनिया बहुत बड़ी है, छोटी नहीं, बहुत बड़ी है। हम चाहे जो कर सकते हैं वो करके दिखा देंगे, है ना। वो बोलते हैं ना, बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं ना कि एक पेपर का हिस्सा आपका फ्यूचर थोड़ी डिसाइड कर सकता है, तो घबराना नहीं है। नीट में पेपर बहुत टफ आया था तो कयास लगा रहे थे कि भाई इसमें भी बहुत टफ आएगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। बच्चों के हित में ही ये पेपर आया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो लोग ये बात करते हैं कि यार ये सार्थक पे RUHS बेस चल रहा है, कैसे होगा क्या होगा टीचर को पढ़ाने, देखो जो भी है उनको कहना कहते रहिए। आज रिजल्ट आपके सामने है, हमने जो आपको पढ़ाया उससे बाहर कुछ भी नहीं आया है। मात्र 50 डेज बेच चला है और 50 डेज के अंदर हमने आपको जो नोट्स लिखा है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया है, जो हमने बताया उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया है। इवन हमने जो आपके मॉक टेस्ट लिए, टेस्ट पेपर लिए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया है। और जो ये कहता है कि पेपर कैसे सोल्व होगा, वो पेपर ऐसे सोल्व होगा, हमने करके दिखाया है। देखिए व्हाट्सएप स्टेटस लगाने से, बातें करने से काम पूरे नहीं होते हैं, काम करके दिखाए जाते हैं, जो हमने करके दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद जैन हमसे जुड़ने के लिए। अब हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और यूट्यूब पर जो डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।